आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर वन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कोई हमारे पास यूनिफॉर्म कोड नहीं था, राइट, अडॉप्शन से रिलेटेड। तो बहुत सारे डाउट्स होते थे, कई बार जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते थे उनका मिसयूज होता था, उनको एज अ चाइल्ड लेबर यूज किया जा रहा था, सेक्सुअल अब्यूज होता था उनका। मोस्टली ये कहाँ देखा जा रहा था? फॉरेनर्स में। जब फॉरेनर्स आते थे इंडिया में चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए, राइट, तो अब तो वो दूसरे देश में लेके जा रहे हैं उस चाइल्ड को। अगर वो एज अ चाइल्ड लेबर वहां वर्क कर रहा है या उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, तो ये बहुत सारी खबरें उस दौरान आ रही थी, राइट। तो तो 1980s में ये बहुत सारी चीजें ऐसी बढ़ गई थी, राइट। अडॉप्शन से रिलेटेड जो चाइल्ड है उसका मिसयूज हो रहा था बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही इस दौरान एक दिन न्यूज़पेपर में ना इस दौरान एक खबर छपी जिसके अंदर की बात की जा रही थी, डिस्कशन हो रहा था कि भाई जो चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं फॉरेनर्स, उनको बेसिकली बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, चाइल्ड लेबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। तो इसी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट थे, राइट, जनरली पहले मैं आपको कहानी बता देती हूँ उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे लक्ष्मीकांत पांडे जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर लिख डाला सीजेआई, राइट। उसके अंदर उन्होंने अपने सारे कंसर्न्स लिखे कि भाई स्टेप्स लेने चाहिए, कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए जो इन सब चीजों को रेगुलेट करे, कोई एजेंसी होनी चाहिए, राइट। इस लेटर को एज अ पिटीशन कंसीडर किया सुप्रीम कोर्ट ने और उनको सुना। और सिर्फ उन एडवोकेट को ही नहीं, कुछ एनजीओज भी थे जिनको सुना गया, राइट। फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। गाइडलाइंस क्या क्या दी वो हम इस केस के अंदर बेसिकली डिस्कस करें। तो ये बैकग्राउंड था थोड़ा सा। 1980s में बहुत ज्यादा हो रहा था, न्यूज़पेपर में आए दिन ऐसी खबरें छपती थी चाइल्ड के बारे में कि अडॉप्ट कर लिया, बाद में उसका मिसयूज हो रहा है। यहाँ पर खबर भी नहीं पहुंचती थी, बहुत कम ही ऐसे चांसेस होते थे, है ना। तो इसीलिए ये स्टेप उठाया सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ने। तो यही केस का नाम है एंड द हेडिंग इज इंटर कंट्री अडॉप्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इट इज अ लैंडमार्क केस, ठीक। अब इसके अंदर बेसिकली मैंने आपको बैकग्राउंड तो बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, इन्होंने एक लेटर लिखा सीजेआई को, उसको एज अ पिटीशन कंसीडर किया गया, इनको सुना गया, राइट। इनको सुनने के बाद अब आपको बैकग्राउंड और फैक्ट्स वैसे याद नहीं रखने, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको याद क्या रखने हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस इशू, ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस इशू करी। तो बहुत सी गाइडलाइंस इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी थी, राइट। तो सबसे पहली तो यही गाइडलाइन थी कि भाई सबसे पहले तो जैसे फॉरेनर्स आ रहे हैं, किसी कंट्री से आ रहे हैं अडॉप्ट करने इंडिया में, तो वो सबसे पहले एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे, एनओसी लेकर आएंगे, राइट, अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से। पहली बात तो कि वहां पे जो अडॉप्शन के लॉज हैं उनके हिसाब से अगर वो अडॉप्ट कर लेते हैं उस चाइल्ड को तो उसको मानेंगे। जैसे मैं आपको चाइना का एग्जांपल देती हूँ। चाइना में क्या होता था, एक पेरेंट्स के ना दो ही बच्चे अलाउड होते थे, है ना। तो अगर अब ये पेरेंट्स आए हैं ए और बी इंडिया में, अब इन्होंने इंडिया से एक तीसरा बच्चा अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब बच्चा अडॉप्ट कर लिया, उसको तो मानेंगे नहीं क्योंकि उस कंट्री के लॉ के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दो ही चिल्ड्रन एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए पहले एनओसी लाओ, ऑल्सो सर्टिफिकेट लाओ अपने करेक्टर का कि भाई तुम जेन्युइन हो, ठीक है। क्योंकि हमें भी देखनी है अपने इंडियन वो जो बच्चा है उसके वेलफेयर को देखेगा हमेशा कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड के वेलफेयर को देखते हुए ये गाइडलाइंस दी सबसे पहले कि जो पेरेंट्स है एनओसी लेकर आएंगे, अडॉप्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद जो उनका करेक्टर है कि भाई वो जेन्युइन लोग हैं, उससे रिलेटेड भी वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे। मोर ओवर ये कहा गया जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं ना, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए इस तरीके की अडॉप्शन में, क्योंकि वो छोटे होते हैं जब, तो उनके लिए सरवाइव करना है एकदम से किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में, अलग जगह पे आसान हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अगर कोई बड़ा बच्चा होगा तो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स दिए। उसके बाद जो नेचुरल पेरेंट्स है, ये ए और बी तो लेने आए हैं उसको, फॉर से सी और डी ये इंडियन पेरेंट्स है, इनका चाइल्ड है S1। तो ये जो नेचुरल पेरेंट्स है ना, इनको समझाया जाएगा, पॉजिटिव बातों के बारे में भी, अडॉप्शन की पॉजिटिव बातें भी बताई जाएंगी और नेगेटिव बातें भी पहले ही समझा दी जाएंगी। आपका बच्चा है, जा रहा है दूसरी कंट्री में, अब आपका इससे सारे टाइज ब्रेक हो जाएंगे, आप मिल विल भी इससे नहीं पाएंगे। तो सारी बातें ऑलरेडी जो है उसके नेचुरल पेरेंट्स को बता देंगे। ठीक, नेचुरल पेरेंट्स को बता देंगे। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आए, तो इसके अंदर एक एजेंसी बनाई, सेंट्रल लेवल पे एजेंसी बनाई, क्योंकि इंटर कंट्री अडॉप्शन से रिलेटेड हमारे पास कोई लॉ ही नहीं था जो रेगुलेट कर पाए ये सारी चीजें, कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहला स्टेप तो यही लिया कि एक सेंट्रल लेवल पे एजेंसी बनाई गई, कारा। राइट, इसको इधर लिखती हूँ मैं। ठीक, तो ये चौथी गाइडलाइन थी। फिफ्थ गाइडलाइन ये दी स्टूडेंट्स कि जो प्रोसीजर होगा, अब देखिए ये बेसिकली एजेंसी क्यों बनाई गई, क्योंकि ये मॉनिटर करेगी, ये बेसिकली सुपरवाइज करेगी। अब जो प्रोसीजर होगा, जो भी प्रोसेस होगी अडॉप्शन की, ये फाइनली जो है देखेगी एनओसी लेके आए हैं पेरेंट्स या नहीं, सर्टिफिकेट लेके आए हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो सारी गाइडलाइंस दी गई है ना, इनको सुपरवाइज करने का काम जो है कारा का था। ठीक है, ये जो एजेंसी बनाई गई इसकी शॉर्ट फॉर्म है कारा। राइट, अब ये जो कारा क्या करता है, ये लिस्ट बनाता है। ये तो है ही सारी चीजें कारा का काम, और क्या करता है ये जो कारा है ना, लिस्ट बनाता है। ठीक है, उन सारे बच्चों की जो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है उनकी लिस्ट बनाता है, मैच करता है पेरेंट्स को, वो सारे जो भी काम होता है वो सारा कारा का ही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस केस लॉ के अंदर ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी। क्या गाइडलाइंस दी? सबसे पहले बात तो जो इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि उसने कारा को फॉर्म करने के लिए कहा कि एक सेंट्रल लेवल पे एजेंसी होनी चाहिए जो सारी इंटर कंट्री अडॉप्शन को सुपरवाइज करेगी, पूरा प्रोसीजर देखेगी, राइट, कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वो ला रहे हैं अपनी कंट्री से या नहीं ला रहे, और सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, ये कारा के पास जो भी फैमिली को अडॉप्ट करना है उस चाइल्ड को, वो चाइल्ड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स होंगे बाय द कारा, वो सारी चीजें जो है वो कारा में भेज देंगे। अब कारा जो है इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा अबाउट द फैमिली। ठीक है, फैमिली ठीक भी है या नहीं, जेन्युइन है नहीं है, क्या है, तो सारा बैकग्राउंड जो है उस फैमिली का इन्वेस्टिगेशन करेगा कारा। राइट, एनओसी वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेन ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एनओसी है, क्योंकि हर एक देश का लॉ अलग होता है। अडॉप्शन को कोई वैलिडेशन देता है, कोई नहीं देता कंट्री। जैसे मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया, तो बच्चे का क्या होगा, उसको वेलफेयर को देखते हुए एनओसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी गई। राइट, अब जो एक और चीज है वो ये है, देखिए ये थोड़ी समझने वाली बात है। ये जो फॉरेन के जो पेरेंट्स थे ए और बी, इनको अडॉप्शन करना है तो ये पहले इंडिया विजिट करेंगे। डायरेक्टली ये अडॉप्शन नहीं कर सकते, डायरेक्टली अडॉप्शन नहीं कर सकते। पहले इन्हें गार्डियनशिप दी जाएगी, इन्हें गार्डियनशिप दी जाएगी, ये इंडिया आएंगे, ये अडॉप्शन करने इंडिया आएंगे, फिर ये अप्लाई करेंगे गार्डियनशिप के लिए। राइट, इन्हें गार्डियनशिप दी जाएगी पहले, लेकिन इन्हें विद इन 2 years,
जब से इनको गार्डियनशिप दी गई है विद इन 2 years they have to adopt that child. ठीक है, अपनी कंट्री में ये तो आए इंडिया, गार्डियनशिप लिया, उस बच्चे को लेके चले गए, अब अपनी कंट्री में गए तो अपनी कंट्री के हिसाब से ये वहां पे अडॉप्शन करेंगे और करना पड़ेगा इन्हें विद इन 2 years. इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? अब देखो, आप ये सोच रहे होगे कि ये जो टाइम गैप है विद इन 2 years, विद इन 2 years ये जो टाइम गैप है इसके बाद ये अडॉप्ट करेंगे, तो ये जो विद इन 2 years का टाइम है ना, इस टाइम पे अगर कभी भी कारा जो है नजर रखे, कारा को बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि वो नजर रखे, कारा को बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि वो नजर रखेगा सारी चीजों पे। तो इन 2 साल के गैप के दौरान अगर उन पेरेंट्स ने कुछ भी उल्टा सीधा किया, उस चाइल्ड की केयर नहीं कर रहे प्रॉपरली या कुछ भी, ठीक है, कारा क्योंकि आइज रख रहा है, तो उस चाइल्ड को कॉल भी किया जा सकता है कि तुम वापस रिटर्न आ जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी तो अडॉप्शन हुआ नहीं है। तो ये जो टाइम लिमिट है, ठीक, इसके दौरान अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि वो ढंग से नहीं रख रहे हैं, तो अडॉप्शन के लिए कारा डिनाई भी कर सकता है, कॉल कर लेगा फॉर द रिटर्न उस चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब हर्षना ने लिखा है रिपीट, कौन से पॉइंट को रिपीट करना है हर्षना? इस वाले पॉइंट को? टेल मी यस और नो। ओके, ठीक है। देखो, मैं आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ भाई। इसके अंदर क्या हो रहा था ना, बच्चे की सिक्योरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की। कुछ तो जनरल थी, नॉर्मल, जो बोला गया 3 साल से छोटे बच्चों का जनरली इंटर कंट्री अडॉप्शन कराओ, क्योंकि वो जब छोटे होंगे तब ज्यादा इजी रहेगा। बड़ा बच्चा हो गया है, लैंग्वेज वगैरह में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, जो नेचुरल पेरेंट्स होंगे उनको पहले बता दिया जाएगा। तो ये कुछ जनरल बातें थी। कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कारा का याद रखना है। कारा एक सेंट्रल लेवल पे एजेंसी बना दी गई, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे एक एजेंसी बना दी गई जिसका नाम था कारा। अब कारा का क्या क्या काम है कि ये सब इश्यू क्यों उठा? क्योंकि बच्चों का मिसयूज हो रहा था। उस मिसयूज को रोकने के लिए कारा को बनाया गया ना। तो कारा का क्या काम है कि जब तक अडॉप्शन नहीं हो जाता तब तक वो नजर रखेगा उस पेरेंट्स पे, और अडॉप्शन से पहले नजर रखेगा, और उससे पहले भी क्या करेगा, वो पहले ये देखेगा कि फैमिली जेन्युइन भी है या नहीं, जिस कंट्री से आए हैं वहां पे वैलिड भी है अडॉप्शन लॉज या नहीं, है ना। हर एक कंट्री के अलग अलग लॉज होते हैं। तो बेसिकली कारा का काम क्या था? ये था कि अगर कोई भी फॉरेनर्स पेरेंट्स इनके पास आते हैं, वो अप्लाई करते हैं अडॉप्शन के लिए, तो कारा पहले उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा कि इनकी कंट्री में वैलिड है अडॉप्शन, और इनका बैकग्राउंड जो है क्लीन है कि नहीं, ये सारी चीजों को वो देखेगा। दूसरी बात कि डायरेक्ट जो फॉरेनर्स हैं वो अडॉप्शन के लिए इंडिया में नहीं आ सकते। वो जब इंडिया में आएंगे अडॉप्शन के लिए, तो पहले बेसिकली उन्हें गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करना होगा। उन्हें गार्डियनशिप दे दी जाएगी उस बच्चे की, और कहा जाएगा अभी आप इसके गार्डियंस हो। अब वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री में। वापस जाने के बाद विद इन 2 years 2 साल के भीतर यानी कि इस तारीख को अगर उन्हें उस बच्चे का गार्डियन बना दिया गया है, ठीक है, तो ये 2 साल का जो समय है, इसके दौरान 2 साल के अंदर अंदर उन्हें उस बच्चे को अडॉप्ट करना होगा। और ये 2 साल का टाइम इसलिए दिया गया है ताकि कारा उन पर नजर रखे कि भाई ये ढंग से मेंटेन भी कर रहे हैं बच्चे को, बच्चे के वेलफेयर के लिए ठीक भी है इन्हें अडॉप्शन में देना या नहीं। अगर कारा को कहीं भी कोई कमी लगेगी, क्योंकि कारा सुपरवाइज करता है, कारा विल कीप एन आई, ठीक है, कारा को कोई भी कमी लगेगी तो वो कॉल कर लेगा बच्चे को फॉर द रिटर्न टू इंडिया, ठीक है। अब समझ आ गया हर्षना? हाँ, वो वापस चले जाएंगे इन देयर ओन कंट्री, वो उसको फिर अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें रहना उसी कंट्री में।
तो उस कंट्री के लॉज को भी तो देखना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री जो भी है वहां पे भी वो रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर देंगे। हमारे यहाँ से तो उन्होंने रिक्वायरमेंट फुलफिल ही कर दी, जब वो इंडिया आए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो हुई, तभी हमने उन्हें गार्डियनशिप दी। अब वो जब अपनी कंट्री में जाएंगे, हमने उन्हें 2 साल का टाइम दिया, हम उनको 2 साल नजर रखेंगे उनपे, ठीक है। अगर 2 साल में कुछ भी हमें गड़बड़ी लगी तो हम वापस बुला लेंगे बच्चे को, ठीक है। और वो वहां पे जाके जो है अडॉप्शन कर सकते हैं अपनी कंट्री में जाके अपने लॉज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पूरी बात ये थी कि यहाँ पे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ये जो है अप्लाई नहीं होता। उस दौरान ये समय था 1984 का। तब कौन सा अप्लाई हो रहा था एक्ट? गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट जो है अप्लाई हो रहा था। जो सारा प्रोसीजर हो रहा था इसी एक्ट के ऊपर हो रहा था, ठीक है। इसी एक्ट के ऊपर हो रहा था। इसी में आपको टेम्परेरी जो है गार्डियनशिप दी जाती थी, और फिर अडॉप्शन तो वो अपनी कंट्री में जाकर ही करते थे, ठीक है। टेम्परेरी अडॉप्शन गार्डियनशिप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए तो गार्डियनशिप दी जा रही है ना, 2 साल बाद तो वो अडॉप्टिव पेरेंट्स ही बन जाते हैं। तो जो प्रोविजन था इस एक्ट के अंदर वो था टेम्परेरी गार्डियनशिप का। हमें टेम्परेरी गार्डियनशिप ही तो देनी थी ना उस कपल को, उस चाइल्ड की। तो इस एक्ट के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला केस है, आई नो थोड़ी स्पेलिंग डिफिकल्ट है इसकी, मैं लिख देती हूँ, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। हर्बर्ट ओरनाउ किर्स्टन रास्मुसन वर्सेस इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर 2005। देखिए इस केस में आपको बहुत ही एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जैसे कि हमने लास्ट केस में देखा गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट के हिसाब से टेम्परेरी गार्डियनशिप दी जा रही थी, ठीक है। उसको उस बात के लिए इस केस के अंदर क्या कहा गया कि अब से गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब से जो आपका जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, ठीक है, इस एक्ट को बोला गया कि भाई ये अप्लाई होगा। इसका सेक्शन 41, सेक्शन 42 को, इन सारे सेक्शंस को रेफर किया गया। बेसिकली आपको इस केस के अंदर क्या याद रखना है कि पहले जो था वो कौन सा एक्ट अप्लाई होता था? गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट। लेकिन इस केस में कहा कि भाई जो जेजे एक्ट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी कि भाई नाउ ऑनवर्ड्स जो आपका जेजे एक्ट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। प्रोसीजर पे जो भी इंटर कंट्री अडॉप्शन होगा उसमें जो हम पहले गार्डियनशिप देते हैं ना, जैसे इस एक्ट के तहत हम गार्डियनशिप दे रहे थे, तो वो अब इस एक्ट के तहत हम गार्डियनशिप देंगे। प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, इस एक्ट का प्रोसीजर लगेगा गार्डियनशिप देने के लिए फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस बहुत ज्यादा लैंडमार्क हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर कंट्री अडॉप्शन में सिर्फ आपको यही पढ़ना था बेसिकली, इतना ज्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना, ये दोनों केस लॉज इनफ है, ठीक है। कोई डाउट्स हैं तो आप चैट में लिख सकते हो। अदरवाइज मैं आगे चलती हूँ। केस 3 पर चले दो। अब देखिए इंटर कंट्री अडॉप्शन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, इंटर कंट्री अडॉप्शन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आगे आपके जो है HAMA से रिलेटेड हम कुछ केसेस देखेंगे, ठीक है। गिव मी अ मिनट।
ठीक है, केस 3 है ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, अब ये था एक, अब हम बात करें इससे रिलेटेड केस लॉ की। जो अभी तक हमने देखा वो था इंटर कंट्री अडॉप्शन। उतना सबको क्लियर है ना? चैट में लिख सकते हो, कोई डाउट हो तो। चैट रेफर कर लेती हूँ एक बार। अर्चना ने लिखा नो, यामिनी ने लिखा इज इट सुप्रीम कोर्ट केस। यस, जो फर्स्ट वाला जो केस था वो था सुप्रीम कोर्ट केस, और जो सेकंड वाला केस था हुबर्ट फर्नाव वाला, उसमें ये बात हेल्प की थी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑफ दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक, आगे चलूं? ओके लिख दीजिए चैट में। ठीक है, एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एबीसी क्या है स्टूडेंट्स? ये एबीसी है स्टूडेंट्स, ये एक गर्ल का नाम है जिसको हाइड किया गया था क्योंकि एक रेप की विक्टिम थी। ठीक है, तो ये था एक नेम ऑफ अ गर्ल जिसको हाइड किया गया था, ठीक है, क्योंकि वो विक्टिम थी रेप की। ठीक है, अब जब इनका रेप हुआ, आफ्टर दैट ये प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, ये जो एबीसी जो भी विक्टिम थी ये प्रेग्नेंट हो गई थी, और जो इनकी प्रेगनेंसी का स्टेज था वो काफी ज्यादा एडवांस था। ठीक है, काफी ज्यादा एडवांस इनको प्रेगनेंसी हो गई थी। ठीक है, तो एडवांस प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अबॉर्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल और रिस्की होता है। ठीक है, अबॉर्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल और रिस्की प्रोसीजर रहता है, लेकिन स्टिल जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है उसके हिसाब से जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनका इस एडवांस स्टेज में भी, उनका इस एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज में भी अबॉर्शन किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इस केस में सिंपली कोर्ट ने यही डिक्लेयर किया विक्टिम को, ठीक है, उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप अबॉर्शन कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, ऑल दो, क्योंकि ये अलाउड है रेप के विक्टिम के केस में। ठीक है, एडवांस स्टेज पे भी परमिट किया जाता है। ठीक है, तो एबीसी ने जब अप्लाई किया कोर्ट में रिगार्डिंग अबॉर्शन, तो कोर्ट ने कहा उसे कि आपके पास राइट है, यू हैव अ राइट टू अबॉर्शन, लेकिन लेकिन आपकी सेफ्टी को, आपके पास राइट तो है बिल्कुल, अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हो अबॉर्शन, यू हैव अ राइट टू ऑफ अबॉर्शन, लेकिन लेकिन आपकी प्रेगनेंसी इतनी एडवांस है कि आपके खुद के लिए रिस्की है। तो आपको, आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसको आप चाहो तो अवेल कर सकते हो कि भाई आप बर्थ दो चाइल्ड को, आप बर्थ दो चाइल्ड को, और उसके बाद इमीडिएटली इसको अडॉप्शन में दे दो। ठीक है, आपको चाइल्ड नहीं चाहिए, बट आप, आपके लिए क्योंकि एडवांस प्रेगनेंसी आप चाहो तो हम ये भी आपको परमिशन दे देंगे कि आप जो है अबॉर्शन करा लो, आपके पास पूरा राइट है, लेकिन यू हैव अ ऑप्शन ऑल्सो कि आप इस चाइल्ड को बर्थ दो और उसके बाद इसे इमीडिएटली अडॉप्शन में दे दो। अब ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस केस में क्या हुआ, इस केस में फिर से कारा का रोल आया, फिर से कारा का रोल आया, और ये हेल्ड हुआ कि ठीक है ये लड़की बर्थ देगी, अडॉप्शन में देगी, लेकिन कंडीशन ये है कि जो कारा है जो हेल्प करेगी उस बच्चे के अडॉप्शन में, ये जो कारा है इस लड़की को, इस लड़की, ये जो एबीसी है, इस लड़की का नेम हमेशा अनडिस्क्लोज रखेगी। ठीक है,
कभी भी बच्चे को ये बताएंगे नहीं कि उसकी माँ कौन है, कहाँ थी, कभी मिलने के लिए, कुछ भी नहीं। हमेशा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, बच्चे को पता ही नहीं होगा उसकी माँ कौन है, क्या था नहीं था। ये एक मैटर रहेगा, कॉन्फिडेंशियल मैटर रहेगा कि भाई ही और शी जो भी चाइल्ड है वो फॉरएवर कभी भी अपनी मदर से नहीं मिल सकता, और ना ही उसकी मदर है कौन इस बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी अश्योरेंस दी गई बाय द कारा ऑल्सो, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है केस लॉ। ठीक है, सिंपल से फैक्ट्स है इसके अंदर कि भाई जो रेप विक्टिम थी, प्रेग्नेंट हो गई, एडवांस स्टेज थी, अबॉर्शन इतना पॉसिबल नहीं होता, रिस्की होता है, बट स्टिल क्योंकि वो रेप विक्टिम है उसको अलाउ कर दिया कोर्ट ने। लेकिन सेकंड ऑप्शन भी दिया कि आप चाइल्ड को बर्थ दो और उसके बाद इमीडिएटली अडॉप्शन में दे दो। इसके बाद और भी कुछ प्रोविजंस थे जो कि उसको दिए गए, ऑप्शंस उसको दिए गए कि भाई जो कारा है आपके बच्चे को अडॉप्शन में देगी और कभी भी आपका नेम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि भाई कौन है उसकी मदर, ना ही बच्चे को कभी बताया जाएगा, ना ही कभी मिलवाया जाएगा। ठीक है, बस इतने से फैक्ट्स है इसके। आई होप ये क्लियर होगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो इस केस में यही सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करी थी। आगे चलते हैं। श्वेता गुप्ता, आई थिंक ये केस मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं ओवरव्यू दे रही थी, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रही थी। राहुल केशव जाधव and another miscellaneous single number 15554 2017। ठीक है, इस केस का जो हाईलाइटेड पार्ट है वो ये है कि मदर इज फ्री टू गिव, मदर इज फ्री टू गिव her child for adoption without father's consent। ठीक है, ये केस लॉ हमने पहले भी डिस्कस किया था। कोई बता सकता है मेरे को इसके फैक्ट्स क्या थे? मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी जब हम एक्ट पढ़ रहे थे कि ऑलरेडी 3 कंडीशंस एक्ट में स्पेसिफिकली दे रखी हैं कि कब एक मदर को उस चाइल्ड के फादर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। तो कि भाई सीजेस टू बी हिंदू हो गया, रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या फिर अनसाउंड माइंड के हैं तो। लेकिन इस केस लॉ के बाद एक और जो है ग्राउंड आ गया आपके पास। क्या ग्राउंड आया, क्या फैक्ट थे इस केस के? कोई बता सकता है? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो अगर किसी को फैक्ट्स पता है तो। हमने ये डिस्कस किया था। मैम देयर वाज अ हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड जो है वो अपने बीवी और बच्चे दोनों को छोड़ के चला जाता है और फिर वो कभी आता नहीं है। और इन बिटवीन जो मदर होती है वो अपने बच्चे को जो अडॉप्शन में दे देती है। सी सी कोई पर्सन होता है उसके साथ मिलके, हम्म। तो वो अडॉप्शन में दे देती है उस बच्चे को। तो वो वापस आ जाता है, उसका जो हस्बैंड होता है, उस पिता मतलब उसका जो पिता होता है बच्चे का, तो वो क्लेम करता है कि मतलब शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव हिज चाइल्ड इन अडॉप्शन। बट कोर्ट ने पैरामाउंट कंसिडरेशन को देखते हुए उनको उसको वैलिड बोला अडॉप्शन को। ठीक है, देखिए इसके अंदर बेसिकली यही फैक्ट्स थे। फर्स्ट से ये ए और बी दो कपल हैं, इनका चाइल्ड है S1। अब ये जो है फादर जो है ये कोई केयर वेयर करता नहीं अपनी सन की, वाइफ की भी नहीं, और इनको छोड़ वोड़ के चला जाता है। 8 साल हो गए हैं। अब 8 साल बाद जो है वाइफ जो है इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले लेती है और उसे डिवोर्स मिल भी जाता है। ठीक है,
फिर बाद में क्या होता है, एक सी पर्सन आता है जो कि अडॉप्ट करना चाहता है S1 को। तो ये जो बी जो कि मदर है वो अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में दे देती है। फिर रैंडमली कहीं एक दिन ए वापस आ जाता है, बोलता है क्योंकि मैं फादर हूँ, मेरी कंसेंट जो है एसेंशियल थी, ये एक इनवैलिड अडॉप्शन है क्योंकि मेरी कंसेंट तो थी ही नहीं। तो ये जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक वैलिड अडॉप्शन है कंसीडरिंग द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो अगला केस। मैम फैक्ट्स वर लिटिल डिफरेंट। जो पर्सन है जिसको हम सी बोल रहे हैं, वो उसका सेकंड हस्बैंड था, उसने उससे शादी कर ली थी। हाँ, ये रीमैरिज की हो गई थी बट दैट इज नॉट असेंशियल अबाउट द थिंग। ठीक है, आपको जस्ट अडॉप्शन का एक बार मेंशन करना है, राइट। ये वाला फैक्ट तो मैंने आपको बताया था, ऑल्दो कल मैंने अभी जानबूझ के इसको मिस कर दिया बिकॉज इट इज नॉट रेलिवेंट। आपको मैम जस्ट ये क्योंकि थोड़ा रेलिवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे रही है, वो भी साथ में रहेगी। समझ रहे हैं? मतलब हस्बैंड उसका अडॉप्टिव फादर बन जाएगा, लेकिन वो मदर भी साथ में रहेगी। दैट डजंट मैटर, मॉरल चीजें आपको नहीं लानी बीच में। अभी जस्ट हम लॉ को जो है अप्रिशिएट करके इसको समझा देंगे। ठीक है, अभी हमको जब लॉ सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई लॉ ने सिर्फ हमें कहा कि फादर की कंसेंट होनी चाहिए, इस केस में हमें ये बताना है कि फादर की कंसेंट नहीं थी तभी भी दे दिया गया बच्चे को अडॉप्शन में, इररिस्पेक्टिव। ये तो बिल्कुल ही इमटेरियल है कि वो स्ट्रेंजर हो या ना हो। ठीक है, अडॉप्शन में इट डजेंट मैटर कि वो स्ट्रेंजर है या मदर उसके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, ये मॉरल चीजें हैं। ठीक है, मैम लेकिन लीगल पॉइंट यहाँ पे ये भी आ जाता है ना, सपोज अगर वो स्ट्रेंजर को दे रही है तो उसके राइट्स भी खत्म हो रहे हैं, मतलब वो तो अब पेरेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो शादी कर रही है और उसका जो सेकंड हस्बैंड है वो अडॉप्ट करना चाहता है, तो वो दोनों पेरेंट्स बन गए ना उसके। हाँ, वो दोनों बन गए बट ये इममेटीरियल है इस केस के लिए, बिल्कुल। ठीक है, इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं कि मदर फ्री है अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में देने के लिए इसके फादर के कंसेंट के बिना। ठीक है, इसके कंसेंट के बिना। तो हमें बस ये मेंशन करना है इसके अंदर कि जो फादर है इसकी जो कंसेंट है ये बिल्कुल ही इममेटीरियल है। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ख्याल नहीं रख रहा था अपने बच्चे का। तो वेलफेयर को देखते हुए जो माँ है या फिर वाइसा वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, जो माँ है या कोई भी फादर है, ये अपने पेरेंट्स को अगर दूसरा पेरेंट अगर केयर भी नहीं कर रहा है तो इस ग्राउंड पे उनका पहले डिवोर्स भी हो चुका है, अब वो केयर ही नहीं कर रहा है, छोड़ वोड़ के चला जाता है, तो बच्चे के वेलफेयर के लिए जो दूसरा स्पाउस है अगर अडॉप्शन में दे रहा है तो वो वैलिड अडॉप्शन है। जस्ट आपको ये लिखना है, ये सारे फैक्ट्स आपको नहीं लिखने। ठीक है, कि रीमैरी हो गया वो उसके साथ रहेगी या फिर जो है राइट्स खत्म हो जाएंगे, ये सारी चीजें आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। बस आपको ये वाला जो है लॉ अप्रिशिएट करना है इस बात को कि हमारे पास इस केस में एक और ग्राउंड आ गया। ठीक है, अदरवाइज फैक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं बट हम लिखते वही हैं जो उस पॉइंट में हमारे पास रेलिवेंट हो। ठीक है, हमें बस ये दिखाना है इस केस के अंदर कि मदर फादर की कंसेंट के बिना भी अडॉप्शन में दे सकती है, दे दिया उसने और उसको वैलिड कह दिया कोर्ट ने, बस सिंपल। ठीक है, या दैट पॉइंट आई अंडरस्टूड। ठीक, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यामिनी, शायद यामिनी थे ना, आप ही थे ना। यस मैम। ठीक है, ये सब चीजें मत लिखना, और वैसे भी ये इररेलेवेंट है कि उसके राइट्स खत्म हो जाते ये या ये चीजें मॉरली ठीक है बट अगर हम लॉ को देखें ये चीजें कहीं भी एक्ट में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप आंसर देते हो आपको एक्ट को या केस लॉ को देखते हुए करना है, मॉरली कुछ चीजें अपने आप से नहीं डालनी। ठीक है, अब चलते हैं अगले केस पे। अगला केस जो है ना, एक तरीके से बहुत फनी इसके अंदर कोर्ट ने जो गवर्नमेंट ने इसके अंदर अपना स्टैंड लिया था, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें बेसिकली जो सुखविंदर कौर थी ये वाइफ, इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ।
जो सुखविंदर कौर थी ना, ये वाइफ थी किसकी, ए की। ये ए इसके हस्बैंड थे और ये इनका एक सन था। इनके हस्बैंड जो है बीएसएफ में काम करते थे। अब क्या हुआ, इनको शूट कर दिया दोनों को, इनको शूट कर दिया दोनों को, इनके माइनर सन को भी, इस सुखविंदर कौर के माइनर सन को भी शूट कर दिया और इनके हस्बैंड को भी शूट कर दिया। ठीक है, मिस्टेक हो गई। ठीक है, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, उन्हें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। ठीक है, उन्होंने सोचा भाई ये टेररिस्ट वगैरह है और इनको शूट कर दिया। अब ये जो है बी को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने प्रॉमिस किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने प्रॉमिस किया कि भाई जो इनका सन है उसको जो है गवर्नमेंट जॉब दे देगी। इनका सन कौन था, एक इन्होंने सन अडॉप्ट कर लिया था। इस वाले सन की तो डेथ हो गई, जो इनका रियल सन था, जो हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई। इन्होंने क्या किया, अपने भाई के बेटे को अडॉप्ट कर लिया, भाई के बेटे को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो आपका जब बेटा ये जो है बड़ा हो जाएगा तो हम इसको गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। अब ये जो बेटा जो था इनका, इन्होंने बीकॉम वगैरह कर लिया, बड़ा हो गया, तो भाई ये जो सुखविंदर कौर थी, इन्होंने एप्लीकेशन लिखी, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, कि अब जो है इनके सन को गवर्नमेंट जॉब दी जाए। फैक्ट समझ में आए, दोबारा ड्रॉ करूं? फैक्ट समझ में आए? प्लीज रिपीट। ठीक है, मैं दोबारा बनाती हूँ इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो केस का नाम तो लिख लिया होगा ना, इरेज कर दूं ना, इसे डायग्राम बना देती हूँ। और वैसे भी ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का ही इसके अंदर डिसीजन था। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या हुआ, जिससे ये ए और बी ये है कपल और इनका सन है रियल नेचुरल सन S1 और ये इनका, इन्होंने एक सन अडॉप्ट किया है जो बी के ब्रदर का सन है। इतनी सी बात क्लियर? और ये क्या है, विडो। ठीक, देखो बी का ये हस्बैंड था और S1 था, ये बाय मिस्टेक इन दोनों को शूट कर दिया गया, इन दोनों को शूट कर दिया गया बाय मिस्टेक, टेररिस्ट समझ के। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एज एन अपॉलजी बी को ये बात प्रॉमिस की कि भाई ये जो इनके सन है, ये वाला जो सन इनके जब बड़े हो जाएंगे तो फिर ये इनको गवर्नमेंट जॉब दे देगी। अब क्लियर है यामिनी, इतना समझ आया? यस मैम, लेकिन मैम सन ऑलरेडी था, उन्होंने दूसरा सन अडॉप्ट किया है। ये मर गए ना, ये मर गए, तो इन्होंने अपने ब्रदर का सन अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, ओके। ब्रदर का सन, अब ये दोनों मर गई, अकेली रह गई ना, ये विडो हो गई। पेन चेंज करती हूँ मैं, ये विडो हो गई। ये देखो ये है सीन 1, अब ये तो अलग हो गए, इनकी डेथ हो गई, इसने अपने भाई के बेटे को अडॉप्ट कर लिया S2 को। अब गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम अपॉलजी लेते हैं, मिस्टेक हो गई भाई, अब जो है ये आपका सन जो भी है आपके पास, ये जब बड़ा हो जाएगा तो हम इनको गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। ठीक है, बाद में जब इनके इस अडॉप्टेड सन ने बीकॉम कर ली, पूरा बड़ा बड़ा हो गया, तो भाई फाइनली बी जो सुखविंदर कौर थी, इन्होंने लेटर लिखा गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि भाई अब जो भी है ग्रोन अप हो गया है मेरा बेटा, अब इसको जॉब वॉब दी जाए। अब गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई आया, गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिनाई क्यों किया, गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो S2 है ना, ये डिजीज का बेटा तो है ही नहीं। ठीक है, हमने मारा किसको था, इसको मारा था, तो हम इसके बेटे को नौकरी देंगे। अब जब S2 इसका बेटा है ही नहीं, डिसीज्ड का सन है ही नहीं, तो हम अपॉलजी में इसको
क्यों जॉब दें। ठीक है, बहुत ही घटिया सा पॉइंट जो है उन्होंने रिप्लाई में दिया। ठीक है, क्योंकि ये सन जो है डिजीज्ड का सन नहीं है, तो हम इसको जॉब नहीं देंगे। फाइनली जब मैटर गया हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में, तो कोर्ट ने ये जो रिस्पोंडेंट्स यानी कि ये जो गवर्नमेंट की ये जो प्ली ले रहे थे ना कि हम नहीं देंगे क्योंकि ये ए जो डिजीज्ड है उसका सन नहीं है, हमने तो अपॉलॉजी ए के मरने के लिए करी थी कि ए के बेटे को हम अब नौकरी दे देंगे, है ना। तो ये घटिया सा प्ली दे दिया भाई, जब बेटे और बाप दोनों को ही मार दिया तो उसका बेटा कहाँ से रहेगा, है ना। तो ये बहुत घटिया सी प्ली ली, तो कोर्ट ने इस गवर्नमेंट की इस प्ली को रिजेक्ट किया और अलाउ की पेटिशन को और कहा कि भाई ये जो अडॉप्टेड सन है बी का, इसको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। और इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अडॉप्टेड सन होगा विडो का, बाय द एनी विडो, ठीक है, उसका फादर जो होगा वो डिजीज्ड ही होगा क्योंकि ये विडो है। तो अगर ये कोई भी चाइल्ड को अडॉप्ट करती है तो माना जाएगा इनका फादर वो डिजीज्ड ही है। ठीक है, ये रीमैरी करती है तो कंडीशन अलग हो जाती है, ये रीमैरी करती है तो कंडीशन अलग हो जाती है। जो फादर होगा फिर जो आफ्टर द अडॉप्शन अगर इन्होंने किसी से रीमैरी किया है तो वो जो पर्सन होगा वो स्टेप फादर होगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन अगर विडो ने रीमैरी नहीं किया है तो इस बच्चे के फादर को इनको ही डीम किया जाएगा। ठीक है, इस ग्राउंड पे कोर्ट ने बोला S2 को जॉब दी जाए और ये जो गवर्नमेंट जो भी कैसा प्ली ले रहे थे इसको डिनाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चैट में लिखो। ओके, क्लियर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके क्योंकि आप हरियाणा जुडिशरी के स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इंटर कंट्री अडॉप्शन में मैंने आपको बताया था कि एनओसी लाना पड़ेगा अपनी कंट्री से, एनओसी लाना पड़ेगा अपनी कंट्री से। तो एनओसी लाना पड़ेगा अपनी कंट्री से आपको कि आपकी कंट्री में जो है अलाउड है अडॉप्शन, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आप अडॉप्शन करके लेके जा रहे हो बच्चे को अपने साथ, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब आप आओगे इंडिया अडॉप्शन करने, तो आप वो डॉक्यूमेंट हमारे पास लेके आओगे सारे। ठीक है, तो ये कौन सी कोर्ट में हेल्ड हुआ था, केस में हेल्ड हुआ था। एक केस रह गया इंटर कंट्री अडॉप्शन का, वो लिख लो, करीना जैन क्रीड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया SLP। ठीक, तो इसके अंदर कहा कि अगर भाई कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया में चाइल्ड को अडॉप्ट करने, ठीक है, चाइल्ड को अडॉप्ट करने, तो उन्हें अपनी कंट्री से एनओसी लाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एनओसी क्यों लाना है वो मैंने आपको चाइना वाला ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि अगर ऑलरेडी फॉर से 2 ही बच्चे वो अलाउ करें, तीसरा बच्चा ये अडॉप्शन करके लेके जा रहे हैं, उनकी कंट्री में अलाउ नहीं है, तब क्या होगा बच्चे का। तो आप पहले से ही एनओसी लेकर आओ ना कि जिस कंट्री में आप लेके जा रहे हो आप वहां जहाँ अडॉप्शन करो वहां अडॉप्शन अलाउड है। तो इस तरीके के आप एनओसी पहले ही लेकर आओ। ठीक है, तो यही बात सिंपल सी इस केस के अंदर भी हेल्ड हुई थी। ठीक है, तो भाई एनओसी जो है मैंडेटरी, अगर कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर अडॉप्ट करने तो एनओसी इज मैंडेटरी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ओके, तो समराइज करते हुए बेसिकली हमने आज क्या देखा, हमने इंटर कंट्री अडॉप्शन को समझा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है मेंस के लिए, कारा के बारे में भी पूछा जा सकता है कभी भी शॉर्ट नोट्स वगैरह में। ठीक है, इंटर कंट्री अडॉप्शन में हमने समराइज्ड फॉर्म में क्या देखा बेसिकली, कोई बता सकता है, समझ में आ गया होगा सबको आई होप। तो बेसिकली आज हमने क्या देखा इंटर कंट्री अडॉप्शन के बारे में, कोई समराइज कर सकता है क्विकली।
अनम्यूट करके बोल Ma'am, सकते हो। ma'am, an agency which is known as CARA must be set up to supervise inter-country adoptions. And second thing, NOC is mandatory. कारा का क्या काम होगा बेसिकली? To इम्पोर्टेंस supervise inter-country adoptions. आई रखेगी बेसिकली कि जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो ठीक है ना या नहीं, जो पेरेंट्स दे रहे हैं अडॉप्शन में अपने बच्चे को उनको भी समझाया जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों के बारे में। गार्डियनशिप जब दे देंगे तो उसके बीच वाला जो पीरियड है उसमें भी कारा नजर रखेगी, अगर कोई भी गड़बड़ी लगी उसी दौरान बच्चे को वापस आने के ऑर्डर्स भिजवा देगी, राइट। तो ये सब बेसिकली कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो है लिस्ट जो है प्रिपेयर करके डालते हैं, चाइल्ड की मैचिंग कराते हैं, तो ये सारा काम कारा का रहता है। अब आगे बोलिए और क्या देखा? सेकंड पॉइंट, now inter-country adoption will be governed by, ma'am, actually it is governed by Juvenile Justice Act of 2015. बस उस केस में क्या हेल्ड हुआ? Present status हाँ, बट उस केस में क्या हेल्ड हुआ? that it will be governed by Juvenile Justice Act 2000. यही दो केस हैं बस जो आपको लिखने हैं, ठीक है। 2005 का केस था उसमें, इसीलिए उसके अंदर मैंने आपको मेंशन किया था JJ Act 2000, ठीक है। प्रेजेंट सिनारियो हमने आज डिस्कस ही नहीं किया, बट क्योंकि दैट डजंट मैटर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये दो केसेस के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा, दो केसेस भी नहीं बल्कि एक जो लक्ष्मीकांत पांडे वाला था ना उसी केस के बारे में, क्योंकि कारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए हो सकता है आपको घुमा फिरा के थोड़ा सा डालना पड़ जाए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे बताइए। इससे रिलेटेड हमने केस देखे, ये वाला देखा हमने लक्ष्मीकांत पांडे वाले में, और JJ Act 2000। अब इसके बाद JJ Act 2000 अप्लाई होने लगा, ये हमने देखा हर्बर्ट पोरनाव वाले केस में 2005, ठीक है। फिर उसके बाद NOC मैंडेटरी है, इसका भी केस हमने बता दिया, दोबारा से केस हुआ करीना क्रीड वाला, ठीक है। करीना क्रीड जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। उसके बाद हमने HAMA से रिलेटेड क्या देखा? तीन इंपॉर्टेंट चीजें, तीन इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हमें और मिले जो कि एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड नहीं थे। सबसे पहली बात तो हमने श्वेता गुप्ता के केस में देखा, जहां हमें एक्ट में सिर्फ 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं कि भाई स्पाउस ने अगर सीजेस टू बी हिंदू हो गया है, रिनाउंस द वर्ल्ड कर दिया है, या अनसाउंड माइंड का हो गया है, इन तीनों कंडीशंस में स्पाउस की कंसेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और ग्राउंड हमने देखा श्वेता गुप्ता के केस में कि भाई नेग्लिजेंट है, अगर एक पेरेंट आपका स्पाउस उस चाइल्ड के प्रति नेग्लिजेंट है, ध्यान में रखता नहीं है, और मदर ने या फादर ने उसे अडॉप्शन में दे दिया, तो उस केस में वेलफेयर को देखते हुए इस जो नेग्लिजेंट था अपने चाइल्ड के प्रति, जो भी मदर या फादर, उसका कंसेंट इररेलेवेंट हो जाएगा, फिर उसका कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये हमने श्वेता गुप्ता के केस में देखा। और फिर हमने सुखविंदर वाले केस में क्या देखा? कि जो विडो होगी जब तक वो रीमैरी नहीं करती, अगर वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट भी कर लेती है तो माना जाएगा उसका फादर कौन है? डिजीज्ड ही। डिजीज्ड कौन है? जिस हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और उसके बाद हमने रेप केस देखा है कि भाई एडवांस जो है प्रेगनेंसी में ऑल्दो अलाउ थी, लेकिन उसमें कारा ने जो है एक्स्ट्रा प्रोविजंस उसे दिए कि आपका नाम आप भाई बर्थ दीजिए, अडॉप्शन में दे दिए चाइल्ड को, आपको बच्चा ही तो नहीं चाहिए ना, तो आप अबॉर्ट मत कराओ, इसको बर्थ दो और अडॉप्शन में दे दो, हम आपका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ना ही बच्चे को मिलवाएंगे आपसे कभी भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आज वाले केस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली ये लक्ष्मीकांत पांडे वाला। और जो सेकंड केस था इसमें ये फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो इतने सालों तक गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट ही अप्लाई होता रहा, लेकिन 2005 में JJ Act 2000 को अप्लाई करने के लिए कह दिया गया, ठीक है। और ये HAMA के तो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो या दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।